हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली एंड यूपीएससी चैनल। आज हम लोग पांचवा दिन प्रीलिम्स 2020 का सी सेट का अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पैसेज से है, तो पैसेज क्या पढ़ते हैं। स्पेनिश शिप्स इन द लेट 16th century first brought the potato tuber from South America to Europe, whereby in the early 19th century it had become reliable backup to cereal crops, particularly in the cold rain-soaked soils of the Ireland। तो ये पहला स्टूडेंट बोल रहे हैं, देखिए स्पेनिश शिप्स जो होता था ना 16th century यानी 1501 से लेके 1599 को अपने 16th century बोलते हैं। उस दौरान लोग क्या करता था, पोटैटो ट्यूबर पहली बार साउथ अमेरिका से लेके यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। तो अर्ली 19th century में क्या हुआ, अर्ली 19th century में इट बिकेम रिलायबल बैकअप सीरियल क्रॉप। एक सीरियल क्रॉप यानी क्या होता है, जैसे अपने इंडिया में होता है रोटी सब्जी, वैसे एक सीरियल क्रॉप बन के रह गया, बन गया वो, पर्टिकुलरली इन कोल्ड और रेन सोक्ड सॉइल्स ऑफ आयरलैंड वाले एरिया में। तो आयरिश लोग जो हैं ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हो गए पोटैटो पे एज देयर स्टेपल फूड, माने एक स्टेपल फूड बन गया उनके लिए। एंड दे वर प्लांटिंग प्राइमरली वन प्रोडिगियस वैरायटी, एक पर्टिकुलर टाइप का वैरायटी लोग ग्रो कर रहे थे, लुम्पर पोटैटो। इसका जेनेटिक वैरायटी जो है क्रूअली एक्सपोज्ड बाय द फंगस, एक फंगस से एक्सपोज्ड होगा इसका वैरायटी का नाम गिवन है। इन 1845 यानी 19th century में ही पोस्ट ऑफ डेडली फंगस बिगैन स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि पूरा कंट्री लगभग का स्टेपल क्रॉप बन गया था, तो उसका जो फंगस का पोस्ट है पूरे कंट्री में स्प्रेड होने लगा। द रिजल्टिंग फेमाइन किल्ड और डिस्प्लेस्ड मिलियंस, इसकी वजह से क्या है, लाखों लोग मर गए और डिस्प्लेस हो गए। ये पैराग्राफ का समरी है। और देखिए देख के बड़ा एक बीमारी टाइप का लग रहा है, पर इसके बारे में पढ़ते देखिए क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज। ये क्रिटिकल मैसेज अपने को पता करना है। क्रिटिकल मैसेज मतलब क्या, ये जितना जानकारी हमें दिया गया किस लिए दिया गया। पहला बात, एक फॉरेन क्रॉप के बारे में बताया गया। पोटैटो जो है फॉरेन क्रॉप है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में लाया गया, यूरोपियन रीजन में। के बाद कुछ 200-300 साल बाद वो जो है वहाँ का सीरियल क्रॉप बन जाता है, स्पेशली एक पर्टिकुलर एरिया का, आयरलैंड वाले रीजन का। वो पर्टिकुलर एरिया में जब सीरियल क्रॉप बन जाता है, उसके बाद वहाँ पे एक पर्टिकुलर वैरायटी ग्रो होने लगता है। वो पर्टिकुलर वैरायटी में जो है फंगस आ जाता है, और फंगस जो पूरे कंट्री में स्प्रेड कर जाता है और लाखों लोग मर जाते हैं। लाखों लोग जब मर गए उसके बाद ये इशू बन गया। तो ये क्रिटिकल मैसेज क्या दे रहा है, किसी फॉरेन क्रॉप को किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर आप एक्सेस में ग्रो करोगे तो दिक्कत हो सकता है। अब इसे स्टेटमेंट्स क्या दिया वो पढ़ते हैं। फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू अ कंट्री द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ देयर कंट्री शुड बी सुटेबल। देखिए ये बात पूरा गलत नहीं है, और अपने को बेस्ट पता करना है। देखिए बेस्ट पे अपने खेलेंगे। एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री, ट्यूबर क्रॉप्स ऑफ पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस द सीरियल क्रॉप। ये ऑब्वियसली रिप्लेस नहीं कर सकता, पर रिप्लेस तो कर दिया ना, तो ये बात गलत हो गया। सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस द लार्ज एरियाज। ये बात सही है, पर ये क्रिटिकल मैसेज नहीं है इस पैसेज का। फंगल के बारे में बात नहीं करेगी, फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। रिलाइंग ऑन अ होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों बताइए, क्योंकि देखिए पूरा कंट्री ऑलमोस्ट जो है एक टाइप का क्रॉप खाने लगा था, इसीलिए अगर एक बीमारी एक क्रॉप से फैल रहा है तो पूरा कंट्री में वो क्रॉप जल्दी फैलेगा, वो बीमारी जल्दी फैलेगा। इसलिए होमोजेनस फूड सोर्स जो है सबका नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड फूड सोर्स होना चाहिए। ताकि दो बात है कि अगर एक फूड क्रॉप अगर जो है कोई तकलीफ भी दे रहा है तो सबको तकलीफ फैले नहीं, पहली बात, और उसको छोड़ा जा सके, क्योंकि अब सब इस पर डिपेंडेंट हो गए और कुछ ग्रो ही नहीं कर रहा है, और कुछ ग्रो ही नहीं कर रहा है तो खाएंगे क्या। इसलिए इस तरह का होमोजेनाइजेशन से दिक्कत होने के कारण इसका आंसर डी है। देखिए दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे से रेट करवाओगे तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ऐसा ही है, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज है, उसमें बता रहा है कि इंडिया इज एट वंस अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। These are regions where malnutrition is not the exception but the norm। ये वो जगह जहाँ पे malnourishment जो है, जैसे इंडिया का मैंने बात कर रहा, बता रहा है कि malnutrition जो है तो एक्सेप्शन नहीं है, बट मैक्सिमम लोग को हो चुका वहाँ पे। एंड अक्रॉस द कंट्री malnutrition is cause of death of roughly half the 1.3 million children who die before fifth birthday। इंडिया का जो जो चाइल्ड रेट है, माने कि हर 5 साल में जो बच्चे मर जाते हैं, उनका जो संख्या है उसमें से आधे लोग, हाफ ऑफ द पीपल जो है वो malnourishment के कारण मरते हैं इस साल। Even those children who survive they suffer permanently from the damage that has already been done to their bodies and the minds for not getting enough of the right foods and nutrients। ठीक है, राइट फूड और नॉट न्यूट्रिएंट्स के ना मिलने के कारण जो बच्चे हैं उनमें से जो बच भी गए, आधे तो मर जाते हैं, तो बच भी गए उनको परमानेंट डैमेज कर देता है उनकी बॉडी में, ताकि उन लोग आगे जाके अपने लिए सक्सेसफुली जो ग्रो भी नहीं कर पाते हैं, और आज एजुकेशन भी नहीं ले पाते, और उनको लाइवलीहुड भी इनफ नहीं मिल पाता कंपेयर टू द हेल्दी पीयर्स। ये प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया किसका, मैल नरिशमेंट का प्रॉब्लम इज द बिग टॉपिक। देखिए इस पूरा पैसेज का मेन इशू क्या है, मैल नरिशमेंट।
और वो भी चिल्ड्रन के ऊपर खासकर, जिनके ऊपर उनका लाइफ डिपेंडेंट हो जाता है। तो मैल नरिशमेंट स्पेशली चिल्ड्रन पर अगर फोकस कर रहे हैं तो हम लोग को किस पे ध्यान देना वो देखिए। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। अगर ऐसा ये बात मैल नरिशमेंट और प्रॉब्लम है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए इम्प्लीकेशन माने व्हाट इज द पॉसिबल इम्प्लीकेशन, से हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये कम बिजली हो जाए। गर्ल इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसके मॉनिटर करने से क्या होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ग्रेन्स मिल जाएगा, और ग्रेन से क्या हम यूनिवर्सली मैल नरिशमेंट को हटा सकते हैं, चांसेस नहीं है। तो गर्ल्स शुड बी इनकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, गर्ल्स प्रेगनेंसी जो अपना मैरिज को डिले करती है तो उनका एजुकेशन का बहुत टाइम मिलता है और उनका बॉडी को चांस मिलता है रेडी होने के लिए फॉर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इसी कारण उनके फर्स्ट प्रेगनेंसी को डिले करने पे वो टाइमली उनको न्यूट्रिशन इतना मिल जाता है कि वो बच्चे को इजीली कैरी कर सकते हैं विद द स्ट्रेंथ। तो ये वाला बात हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। मदर शुड बी इनकरेज टू ब्रेस्ट फीड द चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। देखिए इंकरेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए, बिकॉज उसका ओनली सोल न्यूट्रिशन मदर्स मिल्क ही होता है और बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ खाने को चाहिए ना ऑब्वियसली, ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग, और उस पे ऐसे कई सारे वो भी होते हैं केमिकल्स और प्रोटीन्स जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द डिजीजेस स्पेशली माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ों से। फोर्थ स्टेटमेंट क्या था, सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज तो ऑल शुड बी इंश्योर्ड। बिल्कुल सेफ ड्रिंकिंग वाटर रहेगा तो हमारे खाने माने हमें कोई रोग नहीं होगा तो हमें खाने पीने की कमी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। सेफ सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अथॉरिटी शुड इंश्योर दैट वैक्सीनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज वैक्सीनेशन नहीं होगा तो बच्चा किसी वजह तबियत खराब हो सकता है और वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 5 बी इज द आंसर। देखिए अगेन ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं कि इसको आप फट से सॉल्व कर लोगे, इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज अवेयरनेस होना चाहिए। तो देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है ना, पढ़ के कुछ चमके नहीं ना, यू शुड डायरेक्टली स्किप। तो स्किप करने में बुरा नहीं मानना चाहिए बिकॉज ऐसे पेपर में 2 3 क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं डरा डरा के, उनको छोड़ देना फायदेमंद है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SS3 क्या बोल रहा है, पल्स वैरायटी पूसा अरहर 16, एक पल्स का वैरायटी में दाल का एक वैरायटी है पूसा अरहर 16 दैट इज पोटेंशियल टू ग्रो इन पैडी ग्रोइंग रीजन। जो पैडी ग्रोइंग रीजन में ग्रो कर सकता है, पैडी माने राइस, और रीजन ऑफ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड इवेंचुअली इन ऑल इंडिया। इट्स ईल्ड, इसका ईल्ड दिया हुआ है विच इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन दोज ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड बिकॉज इट्स साइज विल बी यूनिफॉर्म। इसका साइज यूनिफॉर्म रहता है, उसका जो ईल्ड है वो अच्छा है। It will be amenable to mechanical harvesting, an attractive feature of the farmers in northern India who are currently using this technology for paddy। इसमें मैंने अपने मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा जो कि पैडी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी यूज में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अरहर का जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ माने जो क्रॉप्स का बचा हुआ हिस्सा, हार्वेस्टिंग का जो बचा हुआ हिस्सा हो जाता है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। अनलाइक राइस के स्ट्रॉ की तरह अरहर का जो स्ट्रॉ होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन होता है मतलब ऑर्गेनिक होता है बेसिकली, एंड कैन बी प्लड बैक टू द सॉइल, सॉइल में दोबारा डाला जा सकता है। इन पैडी स्ट्रॉ प्रॉब्लम इज हाई सिलिका कंटेंट। पैडी स्ट्रॉ में हाई सिलिका कंटेंट होता है विच डज नॉट अलाउ इजी डिकम्पोजिशन, इसके कारण इजी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। इन केस ऑफ अरहर द फार्मर इवन आफ्टर कंबाइन हार्वेस्टिंग जस्ट नीड्स टू रन रोटोवेटर। रोटोवेटर को अगर रन करेगा तो वो सीधा लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ जो है वो प्लो बैक हो जाएगा सॉइल में इतना इजीली। तो ऑल दिस डिफिकल्ट विद द लेफ्ट ओवर ऑफ पैडी, जो पैडी का लेफ्ट ओवर है उसे उसके स्टॉक से कैन नॉट बी इजीली सेल्वेज्ड और प्लड बैक। इसी कारण से फार्मर देयरफॉर चूज इजीएस्ट ऑप्शन और सिंपली बर्न इट। अब देखिए मैक्सिमम लोग पैडी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। अब पैडी के शुगर में 50 दिक्कत है पैडी स्टॉक के संग, इसलिए उसको उसको ना काट उसको प्रॉपर्ली ना हटाते हुए फार्मर सीधा जला देते हैं जो उनके लिए ईजी रहता है। तो स्टबल बर्निंग का टॉपिक उस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा था, उस टाइम में अरहर पल्स का भी ग्रोथ के संग कंपेयर किया पैडी की ग्रोथ को, और बताया लोग क्यों पैडी की क्रॉप को जला देते हैं, अरहर को नहीं जलाते बिकॉज अरहर जो है इजीली मिक्स हो जाता है। इस तरह केस स्टडी है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रैशनल इन्फरेंसेज। ऊपर पैसे से हम लोग क्या कंक्लूजन इन्फरेंस निकाल सकते हैं मोस्ट रैशनल, वो हमें बताना है। पहला बताया फार्मर्स इनकम विल बी हायर इन द पल्स कल्टीवेशन विद द पल्स कल्टीवेशन देन द पैडी कल्टीवेशन। ये कहीं नहीं बोला है कि पल्स कल्टीवेशन से हमारा इनकम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पल्स कल्टीवेशन कॉजेज लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू पैडी कल्टीवेशन। ये बात सही है, ये तो ऊपर बताया कि हमें उसे जलाना नहीं पड़ता। पल्स स्ट्रॉ कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। ये बात सही है क्योंकि उसको हम लोग जब वापिस सॉइल के अंदर डालते हैं सॉइल का यील्ड बढ़ेगा ना भाई, जो ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है। 2 और 3 सही है अभी तक। इन द कंटेक्स्ट 2 और 3 सही है और 1 गलत है, 2 और 3 सही है 1 गलत है, तो अपने पास ए और बी ऑप्शन बच जाता है, ए और सी ऑप्शन बच जाता है। अपने सीधा फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। ये कहीं भी प्रूफ नहीं किया गया। देखिए मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हम लोग पैडी में यूज करते हैं, ठीक है, पैडी में यूज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्टबल बर्निंग उसी की वजह से हो रहा है। स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसके पहले ये बताता हूँ, ये भी क्वेश्चन जो है
थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में मानूंगा, क्योंकि देखिए पढ़ने में टाइम लग रहा है, ऊपर से स्टेटमेंट भी जो है कई जन को अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो लोग समझ नहीं पाते इस चीज़। तो इट कैन बी एटलीस्ट मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 में पैसेज में क्या बोल रहा है देखते हैं। इन इंडिया अथॉरिटीज ऑलवेज लुक टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर ड्यूरिंग मानसून सीजन, व्हिच देन यूज्ड टू इरिगेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द समर मंथ। सीधी सी बात है, जब बारिश हो रहा है तो पानी इकट्ठा कर लो, जब समर में पानी कम होता जाएगा तो हमें काम आएगा वो। It is internationally accepted practice that the water level of the reservoir should be kept below a certain level for the onset of the monsoon season। जैसे अब मानसून आने वाला है तो हम लोग पानी का लेवल थोड़ा कम रखते हैं ताकि बारिश में पानी इकट्ठा कर सके। दिस इज सो दैट when the monsoon rain comes there is a space to store excess rainwater and also that the water can रिलीज्ड इन रेगुलेटेड मैनर। ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि पानी को स्टोर कर सके बारिश का, और एक और एडिशनल बात है कि उसको रेगुलेटेड मैनर में छोड़ सके अपने स्टाइल। बट द अथॉरिटी स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर इवन बिफोर द क्लोज ऑफ मानसून। बोल रहा है कि बट इंडिया में क्या होता है कि पानी बारिश आते ही लोग पहले यहाँ तक भर लेते हैं, रेगुलेशन लेवल समझ लीजिए यहाँ तक है तो यहाँ तक भर लिए, और मानसून अभी भी जारी है तो ये दिक्कत हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है पानी का। सीधी सी बात है। ओनली टू इंश्योर ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरिगेशन, खाली इसीलिए ताकि हम ज़्यादा इरीगेट कर सके और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, एक तरह का मिथ है इनके हिसाब से। तो विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। ये assumptions बनाया, आपको बताना कौन सा assumptions वैलिड है। पहला assumption क्या है? हाई रिस्क इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन द रिजर्वायर आर ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ज़्यादा डिपेंडेंट रह के ज़्यादा रिजर्वायर को मैक्सिमम वाटर से फिल कर लेंगे, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये बात सच है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुल्ली यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग द मानसून। सही बात है, अगर मानसून जारी है उस टाइम हम लोग पूरा कैपेसिटी भर देंगे तो बाढ़ आने का संभावना है, और उसके पहले हम लोग पूरा भर देंगे तो मानसून का पानी कहाँ रखेंगे। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड क्या है? रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया। इसका कहने का मतलब जो भी हम लोग डैम बना रहे हैं, समझ लीजिए डैम है, यहाँ तक पानी स्टोर होता है, ये डैम है, फ्लड फ्लड कंट्रोल में यूज लोग बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। लोग समझते हैं खाली पानी हमें जमा करना है यूज करने के लिए। ऐसे नहीं कि पानी को हम इस तरह जमा करें ताकि एक्सेस पानी होकर फ्लड में ना फ्लड ना होने दे, प्रॉपर लेवल पे रखें ताकि फ्लड ना हो सके, उस तरह हम लोग उसको यूज नहीं करते। दैट इज ऑल्सो राइट, तभी फ्लड्स होते हैं ठीक, डैम की वजह से। तो ये क्वेश्चन तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पैसेज 5 है, वो क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया was shaped largely by the economic problems of the government than by the economic priorities of the people। सर कहने का मतलब है इकोनॉमिक लिबरेशन जो इंडिया में हुआ उसके पीछे मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो था वो गवर्नमेंट का था रेदर देन पीपल, ठीक है। और बाय द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, मेनली गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है कि सब लोगों को माने वेलफेयर स्कीम्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन में लोगों ने सब्सिडी इतना सारा पैसा दे दिया लोगों के बीच में कि उनको मैनेज नहीं कर पाए फिजिकल प्रॉब्लम को। दस देयर वाज अ लिमिटेशन द कंसेप्शन एंड डिजाइन हैव बीन सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड बाय द एक्सपीरियंस। तो आगे के एक्सपीरियंस से वैलिडेट भी किया जा सकता है, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ, persistent poverty and rising inequality have mounted as problems since the economic liberalization began। ये जो तीन प्रॉब्लम लिखा है, जॉबलेस ग्रोथ, persistent poverty and rising inequality, ये वो प्रॉब्लम है जो लिबरलाइजेशन के बाद खास तौर पे देखने मिला। एंड ऑल दिस ईयर्स लेटर फोर क्वाइट क्राइसिस कन्फ्रंट द इकोनॉमी। चार बड़े दिक्कतें जो इकोनॉमी के सामने है वो है एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन। हम लोग मैक्सिमम लोगों को पॉवर्टी को हटाने के लिए काम करने लगे, उनको पैसा या उनको सपोर्ट देकर rather than उनको इनेबल करके, उनको एम्पावर हम लोग ने नहीं किया। हम लोग ने बस उन्हें टेम्पररी हेल्प करने का ट्राई किया। इस कारण से आज हमें बड़ा चार प्रॉब्लम देखने पड़ रहा है एज कंस्ट्रेंट्स ऑन द कंट्री इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। दिस प्रॉब्लम्स मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टू बी सस्टेन्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल डेवलपमेंट। इन चार प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो वो सस्टेन्ड रहे और ट्रांसफॉर्म करे इन द मीनिंगफुल डेवलपमेंट। अच्छा पैसेज है, सिंपल पैसेज है, इसको समझना दिक्कत नहीं होगा, बस पढ़ने में तो टाइम लगेगा। तो इस पैसेज में देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस। इस पैसेज से सबसे ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल इन्फरेंस हम क्या बना सकते हैं? पहला ये, इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ स्टेट इन द क्वेस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये जरूरी है, अगर स्टेट अपने हिसाब से डेवलपमेंट सोच के रहेगा और वैसे ही करेगा वो गलत है ना। एक रैशनल और एसेंशियल मेथड होना चाहिए जिसमें हम लोग को सब कुछ बैलेंस करना है, हमें डेवलपमेंट भी करना है, हमें लोगों को एम्पावर भी करना है, तो इसीलिए ये वाला सही है। तो इंडिया हैज नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन द सोशल सेक्टर नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन देम। ये भी बात सही है। देखिए हमारा पॉलिसीज जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा कि हम लास्ट माइल तक डिलीवरी कर पाए, और इतना सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहा बिकॉज हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर देखो तो बहुत ही कम आता है, इसलिए वाला बात भी सही है। टू इज ऑल्सो राइट, तो आंसर होगा सी। आई टू अंडरस्टैंड। अगेन अ डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन, ये आज का सारा पैसेज डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है।
नाउ इसी पैसेज से अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। वो क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। अपर पैसेज में कुछ assumption बनाए गए, अपने को बताना है कौन सा वैलिड है। इंडियाज इकोनॉमी India's economy needs India's economy needs to be greatly integrated with the global economy so as to create large number of jobs and to sustain its growth momentum। इंडिया इकोनॉमी को जो है उसको ग्लोबल इकोनॉमी से अगर इंटीग्रेट कर दें तो लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स बनेगा और सस्टेनेबल ग्रोथ का मोमेंटम बनेगा। ये से रॉन्ग आपको बताना है, तो ये ऑब्वियसली गलत बात है, क्योंकि अगर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट कर देंगे तो मतलब ये नहीं कि हम लोग ग्रोथ करेंगे, उनका जो चैलेंजेस है वो भी हमारे इकोनॉमी में दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वर्ल्ड की सारी दिक्कतें हमारे कंट्री में भी रिफ्लेक्ट होंगी, तो इट लूज लूज गेम, ऐसा विन विन गेम नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है would cause large economic growth which will reduce poverty and create sufficient employment for long run। ये बोल रहा है कि हम लोग अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दें, यानी कि हम लोग एक लाइसेंस स्टेट बना दें जैसे कि सिंगापुर, तो हमारा पोवर्टी घटेगा और सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट बनाएगा लॉन्ग रन के लिए। ये बात गलत इसलिए है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है भाई 140 करोड़ का पॉपुलेशन अभी के ज़माने में है। उसके बाद लिटरेसी प्रॉब्लम अपने कंट्री में, तो हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो इन अ वे न्यूमेरिकली अचीव हो सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है, जो लोग इलिटरेट पुअर हैं वो खत्म नहीं होंगे, वो माने ऐसा नहीं कि अमीर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे भाई। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हाई लेवल पे करेंगे तो इसलिए कंट्रोल लिबरलाइजेशन हमें करना पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में गलत है, इसका आंसर होगा डी। आई हैव यू अंडरस्टैंड। 47 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है, उसमें क्या बोल रहा है, अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल। कोई भी सामान पे शॉप ओनर 3 ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन 1 2 3 तीनों को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया आपको समझने के लिए। पहला बोल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड दे देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%। माने पहले कोई का कॉस्ट था, उस पर आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो उसका 20% डिस्काउंट दिया, फिर उस पर 10% आप सर्विस टैक्स पे करेंगे, तो आपका फाइनल कॉस्ट आएगा ये। सिमिलर सेकंड ऑप्शन क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, पहले 20%, फिर 10%, फिर सर्विस टैक्स। पहले 20% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, फिर सर्विस टैक्स। तो तीसरा में क्या किया, पहले सर्विस टैक्स दे दिया 10%, फिर 20% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट। तीनों केस में फाइनल प्राइस सेम आ रहा है, और मैंने पूछा ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वन ओनली इज द बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं, तीनों इक्वल है। सेकंड ओनली इज द बेस्ट ऑप्शन, ये भी गलत है। थर्ड ओनली नॉट ओनली बेस्ट, ऑल ऑप्शन आर इक्वली गुड, डी इज द आंसर। आपको देख के समझ में आया होगा, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्या बोल रहा है, लेटर्स ए टू जेड आर नंबर्ड 1 to 26, यानी कि ए को हम 1 बोल दिए, बी को 2 बोल दिए, सी को 3 बोल दिया, ऐसे जेड को 26, इस तरह हम लोगों ने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। इफ जी एच आई इज इक्वल टू 1578, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, जी एच आई जो है 1578 है, डी एफ है 912, एबीसी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ओरिजिनल नंबरिंग करते हैं, तो जी एच आई क्या होगा, जी एच आई होगा अपना 7 8 9, क्योंकि ये 7 8 और 9th लेटर है। और अगर डी ई एफ क्या होगा फिर उस हिसाब से, डी इज 4, ई इज 5, एफ इज 6, 456। अब 1578 और 789 में क्या रिलेशन है, क्योंकि गिवन वैल्यू है इसका जी एच आई का 1578 और 789 में क्या रिलेशन है, 789 टाइम्स 2 जो होता है ये वैल्यू होता है। उसी तरह 912 जो डी एफ का वैल्यू है और 456 टाइम 2 होगा। इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग अभी डिराइव कर रहे हैं वो क्या है, जो लेवल्ड वैल्यू है उसको ट्वाइस है। एबीसी का लेवल वैल्यू क्या है, एबीसी का लेवल वैल्यू 1 2 3, इसका ट्वाइस क्या होगा 246, इज द रिक्वायर्ड आंसर डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एसीपीक्यू, ये रेशियो प्रोपोर्शन सिंबल में लिखा है, एसीपीक्यू इज टू बीईएसयू इज प्रोपोर्शनल टू एमएनजीआई इज टू एट द रेट। तो एट द रेट पता करना है। अब देखिए एसीपीक्यू, ए सी अब देखिए ए सी पी क्यू अपॉन बी ई एस यू जो नंबर है उसमें ए से बी में आने में क्या करना पड़ा +1, पी से ई में आने के लिए क्या करना पड़ा +2, क्योंकि सी डी ई। फिर पी से एस करने आने में क्या करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी +3 करना पड़ेगा। क्यू से यू आने में क्या करना पड़ेगा, क्यू आर एस टी यू +4। इस तरह अपना दिख रहा है कि ए से बी में +1, सी से में +2, पी से एस में +3, क्यू से यू में +4। इसी तरह एम एन जी आई अगर दिया हुआ है, एम एन जी आई, तो इसका एट द रेट क्या होना चाहिए, एम में +1 करेंगे तो आएगा एन, एन में +2 करेंगे एम एन ओ पी, पी आना चाहिए। फिर जी में +3 करेंगे एच आई जे, जे आना चाहिए। आई में +4 करेंगे तो क्या आएगा, के एल एम आना चाहिए। एन पी जे एम शुड बी द आंसर, आंसर इज डी। देखिए सिंपल ऑब्जर्वेशन का सवाल था, बस यही करके देखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग। कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे 1/2 का पावर -6 यानी कि 1/2 का पावर माइनस प्लस टू 2 का पावर 6। इसी तरह 1/4 का पावर -3 क्या होगा, 4 का पावर 3। 3 का पावर -4, 1/3 का पावर -4 यानी कि 3 का पावर 4। 1/6 का पावर -2 यानी कि 6 का पावर 2। इनका वैल्यू निकाल लिए। 2 पावर 6 कितना होता है, 64। 4 पावर 3 कितना होता है, अगेन 64। 3 पावर 4 कितना होता है, 81। 6 पावर 2 कितना, 36। कौन सा लार्जेस्ट नंबर है भाई, थर्ड वाला। द आंसर, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, दिस वाज इट। ये देखिए, और यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की जाए, इससे आप अपना आंसर अगर आपने जो निकाला उसको मैच कर सकते हो बिफोर वाचिंग द वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आपने वीडियो सॉल्यूशन देख लिया तो कोई बात नहीं, आपके रेफरेंस के लिए अगली बार के लिए काम आएगा। इसे लास्ट में क्वेश्चन बुकलेट में आंसर की दिया रहता है। यू वांट टू सॉल्व ऑन योर ओन फर्स्ट एंड मैच विद द आंसर की, तो आप मैच कर सकते हो और फिर वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। ये वीडियो इस यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है डेली इस टाइम पे। आप इस इनिशिएटिव को फॉलो कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए सी सेट। आई होप आप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, इन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन बुकलेट का मैं बात कर रहा हूँ उसका पीडीएफ एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन बुकलेट विद द आंसर कीज मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।